चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे ट्राइफेड से रिलेटेड। ट्राइफेड का हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसका गठन 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। इसको बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। दूसरी बात यह है, इसने अपने कार्यों की शुरुआत 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से करी थी। अब हम इसकी बात करते हैं उद्देश्य की। तो जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनका सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। इसके अलावा उनके स्किल में डेवलपमेंट करना, उनको उपकरण और सूचना प्रोवाइड करना। इसके साथ ही जनजाति लोगों का सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण करना। काम की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो काम करता है। पहला है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विकास और दूसरा है रिटेल मार्केटिंग डेवलपमेंट। तो लघु वन उपज विकास और दूसरा खुदरा विपणन विकास है। इसके दो प्रमुख काम हैं, MFP और RMD। पहल और भागीदारी की हम बात करें, ट्राइफेड द्वारा 1999 में नई दिल्ली में ट्राइब्स इंडिया नामक अपने पहले रिटेल आउटलेट के माध्यम से आदिवासी कला शिल्प और वस्तुओं की खरीद और विपणन का काम शुरू करा गया था। तो आदिवासी लोगों की वस्तुओं को ये क्या काम करता है? खरीदने का काम करता है। ट्राइफेड द्वारा वनधन योजना के तहत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वनधन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतलब ये कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करी जाती है कि किस किस प्रकार के काम इसके द्वारा किए गए हैं। और यदि हम अपना प्रधान कार्यालय की बात करें तो इसका नई दिल्ली में स्थित है और देश के कई सारी जगहों पर 15 इसके लोकल कार्यालय स्थित हैं। ठीक है, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम ट्राइफेड के बारे में जान चुके हैं। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि आदिवासी लोगों के लिए मार्केट को डेवलपमेंट करना और सर्विस प्रोवाइड करना ट्राइफेड का काम है। हाँ, तो यदि अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल पीपुल का करना हमारे देश में बाय वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट of the tribal product on which the lives of tribal depend heavily as they spend most of their time and derive major। तो आदिवासी लोग अपनी इनकम का जो जरिया है ना, जंगल के उत्पादों से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये जो ट्राइफेड है उनकी हेल्प करता है बहुत कई सारे तरीक़ों से। The philosophy behind this approach is to empower tribal people with knowledge, tools and pool of information so that they can undertake their operation in a more systematic and scientific manner। तो जो वो काम करते हैं उनको यदि वो सिस्टमेटिक तरीके से करें, उनके पास उसकी इन्फॉर्मेशन रहे, उनके पास नॉलेज हो, टूल्स हो, तो वो अपनी जो खरीदी बिक्री है ना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही ट्राइफेड काम करवाता है। द अप्रोच इन्वॉल्व कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ट्राइबल पीपल। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाती है जनजाति लोगों की थ्रू सेंसिटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू देम फॉर अंडरटेकिंग ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, एक्सप्लोरिंग मार्केटिंग पॉसिबिलिटी इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस एंड क्रिएटिंग ए ब्रांड। इसके बाद देखने वाले हैं CEA से रिलेटेड न्यूज़ आई है एक, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। पहले ये बिल था, बिल से अब ये एक्ट बन चुका है। तो ये क्या काम करता है, भारत के अंदर अलग अलग जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम भी यहाँ पर बता दिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। इन कंट्री से यदि कोई नॉन मुस्लिम ऐसे लोग जो कि मुस्लिम नहीं हैं, जिनका धर्म मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं और भी अदर धर्म वाले हो सकते हैं, तो उनको इंडिया नागरिकता देने का प्रावधान करता है।
इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ दिया गया है। इसी के चलते चलते भारत में जो रहने वाला मुस्लिम समुदाय है ना, वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहा था। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। अब देखो, फार्म लॉस को तो सरकार ने वापस ले ली है, लेकिन अब लोग ये भी चाह रहे हैं कि CAA को भी सरकार वापस ले। बताया जाता है CAA वाज पास टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू द इलीगल माइग्रेंट जो कि इंडिया में इंटर किए थे। कब? 31 दिसंबर 2014 इस तारीख को, या फिर इसके पहले जो इंडिया में इंटर कर चुके हैं उनको इंडिया सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो टाइप के लीगल हो गए, एक तो जो मुस्लिम हैं और दूसरे जो मुस्लिम नहीं हैं। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, और जो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, वो मुस्लिम धर्म वाले लोग नहीं हैं, उनको इंडिया सिटीजनशिप देगा। इसी के चलते चलते इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। एक्ट वाज पास्ड फॉर माइग्रेंट ऑफ 6 डिफरेंट रिलीजन्स। उन धर्मों के नाम बताए गए हैं: हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के व्यक्ति हो सकते हैं। एनी इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दिस एक्ट यदि वो जो है रेसिडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ। इसके लिए आपको 12 महीना, यदि आप पिछले 12 महीने से यहाँ रह रहे हो, एंड फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर। इसका मतलब ये है कि 14 साल का प्रावधान है, तो उसमें से आपको 11 साल ही यदि आप रह रहे हो यहाँ पर, तो आपको इस एक्ट के तहत छूट मिल जाएगी। फॉर द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द इलीगल माइग्रेंट द नंबर ऑफ ईयर ऑफ द रेसिडेंसी हैज़ बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 11 ईयर से 5 ईयर। अब इसके बाद सरकार ने 11 साल को भी घटा करके 5 साल कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कवर्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द UPSC सिलेबस। सिटीजनशिप को लेकर के क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान, उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप और द होल ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार मुझे अलग से नागरिकता का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पूरे देश के लिए एक ही सिटीजनशिप का प्रावधान इसमें रखा गया है, जिसको हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, एकल नागरिकता। अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पार्लियामेंट के पास पावर है, वो रेगुलेट कर सकती है राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, कानून बना करके जो सिटीजनशिप के अधिकार हैं उनको वो चेंज कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट had passed the Citizenship Act of 1955 to provide for the acquisition and determination of Indian citizenship। एक्विजिशन वर्ड आया है जिसका मतलब होता है अधिग्रहण करना, प्राप्त करना। ठीक है, और इसमें आया है डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना या फिर निरूपण करना। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ वैसे कोई ख़ास नहीं है। NDA की मीटिंग की बात करी जाती है। अगाथा का कहना है कि CAA को आप वापस लीजिए। अगाथा संगमा ये क्या है? मेघालय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और नेशनल पीपुल्स पार्टी के लीडर हैं। ऑन संडे आस्क्ड फॉर द रिपील ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट मच इन द मैनर ऑफ द 3 फार्म लॉस। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसान कानूनों को वापस लिया गया है। संगमा मेड द डिमांड एट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मीटिंग ऑन द ईव ऑफ द विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट। keeping in the mind sentiments of the peoples of Northeast, just as sentiment of the people were kept in the mind while repealing the farm laws। तो जब लोगों के हित की बात आप ध्यान रख रहे हो और फार्म लॉज को वापस ले रहे हो, तो ठीक उसी प्रकार से सब लोगों के हित की बात को अपने माइंड में रखिए और पार्लियामेंट का सेशन जो कि आज से चालू हो रहा है उसमें आप CAA एक्ट को वापस लीजिए, ऐसा इनका कहना है।
इसके अलावा भी तमिल मनीला कांग्रेस के चीफ हैं जी.के. वासन, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से टू ऐड तमिलनाडु इन फ्लड रिलीफ। तो तमिलनाडु में जो फ्लड आई है उसके लिए रिलीफ की डिमांड भी इनके द्वारा कही गई है। अगली न्यूज़ देखने वाले हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। ठीक है, इस नए वेरिएंट के चलते चलते अब केसेस तेज़ी के साथ में बढ़ने लगे हैं अदर जगह पर, तो इंडिया ने भी अब कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दिया। रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले लगाए जा रहे हैं ऐसे लोग जो कि विदेश से आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने टाइट कर दिया है रूल को फॉर ओवरसीज़ ट्रैवलर्स। इसके तहत आपको क्या काम करना है, 14 दिन की आपको ट्रैवल की हिस्ट्री दिखाना पड़ेगा, ट्रैवल का डिटेल दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा निगेटिव RT-PCR टेस्ट जो है मस्ट कर दिया गया है। फ़्लाइट रिजम्पशन अंडर रिव्यू, और जो फ़्लाइट को फिर से रिज्यूम करने वाली बात चल रही है ना, उसको रिव्यू में रखा गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन संडे रिवाइज्ड गाइडलाइन मैंडेटिंग दैट ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर। तो ये काम किसने किया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर हैं, यात्री हैं जो कि इंटर कर रहे हैं इंडिया में, तो हैव टू सबमिट 14 डे ट्रैवल डिटेल। उनको 14 दिन की ट्रैवल की डिटेल को सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अपलोड करना पड़ेगा एक निगेटिव RT-PCR टेस्ट सपोर्ट ऑन द एयर सुविधा पोर्टल। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, यहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा बिफोर द जर्नी, और ये सारे काम जर्नी स्टार्ट होने के पहले ही करना है। आगे बात करी जाती है, ये जो नई गाइडलाइन है ना, ये इफ़ेक्ट में आ जाएंगी 1 दिसंबर से। RT-PCR टेस्ट शुड हैव बीन कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स प्राइवर टू द फ्लाइट। जैसे कि आज आपकी फ़्लाइट है, तो आपको 72 घंटे पहले, ठीक है, 72 घंटे पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है। अर्लियर द यूनियन गवर्नमेंट इन ए रिलीज इशू आफ्टर ए मीटिंग चेयर्ड बाय द होम सेक्रेटरी अजय भल्ला said it would review the decision on effective date of resumption of the scheduled American international passenger service as per involving global scenario while keeping a closer watch on emerging pandemic situation within the country। तो जो हमारी अमेरिकन इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विस है, उसको शुरुआत करने के लिए बताया जा रहा है कि इसके लिए भी हमें थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग कंट्री के ट्रैवलर हैं, जैसे कि ऐसे लोग जो कि ऐसे देश के लोग जो कि रिस्क में हैं, तो उनके नाम बताए गए हैं UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। ठीक है, इनके लिए ज़रूरी कर दिया है कोरोना टेस्ट पोस्ट अराइवल एंड वेट फॉर रिजल्ट एट द एयरपोर्ट। और यदि उनकी जो टेस्ट है वो नेगेटिव आती है, तो दे हैव टू अंडरगो होम क्वारंटाइन फॉर 7 डेज़। यदि आप नेगेटिव आ रहे हो तो आपको 7 दिन अपने घर में ही होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, फॉलोड बाय रीटेस्ट ऑन 8 डेज़। इसके बाद आपको 8वें दिन में फिर से टेस्ट करवाना है। अब यदि कोई व्यक्ति है जो कि सिम्प्टोमेटिक रहा है, ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग सेल बी इमीडिएटली आइसोलेटेड। सबसे पहले उसको आइसोलेट करा जाएगा एंड टेकन टू मेडिकल फैसिलिटी, और उसको सीधे मेडिकल भेज दिया जाएगा। इफ़ टेस्टेड पॉजिटिव देयर कॉन्टैक्ट शैल बी आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड एज पर लेट डाउन प्रोटोकॉल। ट्रैवलर फ्रॉम कंट्रीज नॉट कंसिडर्ड एट रिस्क विल बी अलाउड टू लीव द एयरपोर्ट एंड मस्ट सेल्फ मॉनिटर देयर हेल्थ फॉर 14 डेज पोस्ट अराइवल। अब ऐसे देश जो कि इस वेरिएंट के रिस्क में नहीं हैं, तो उनको कहा जा रहा है आप जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ देना और आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहिए अपने हेल्थ की फॉर 14 डेज पोस्ट अराइवल, आने के 14 दिन तक। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है शीतकालीन सत्र के बारे में, ठीक है, जिसको सेशन ऑफ पार्लियामेंट हम कहते हैं। इसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं बेसिक जानकारी पार्लियामेंट सेशन के बारे में। तो संसद के सेशन के संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 85 में प्रावधान करा गया है। तो पार्लियामेंट के किसी भी सत्र को बुलाने की पावर गवर्नमेंट के पास है।
इस पर निर्णय संसदीय मामले की कैबिनेट समिति लेती है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप प्रोवाइड किया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक साल में 3 बार बैठक होती है। सबसे लंबा बजट सत्र होता है, जिसको पहला सत्र कहते हैं। जनवरी के लास्ट में ये शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक या फिर मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसद की जो समितियां हैं बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर लें। दूसरा सत्र होता है 3 सप्ताह का, जो कि मानसून सत्र है। जुलाई से शुरू होता है और अगस्त में ख़त्म होता है। शीतकालीन सत्र की हम बात कर रहे हैं, जो कि नवंबर से चालू होने वाला 29 नवंबर से, तो नवंबर से दिसंबर तक ये होता है, 1 महीने का। अब पार्लियामेंट को समन करना, ठीक है, मतलब आहूत करना, मतलब बुलावा देना। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के मध्य गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब संसद को कम से कम साल में 2 बार बैठक होना जरूरी है। स्थगन की बात करी जाती है एडजॉर्नमेंट की। संसद की बैठक को एडजॉर्नमेंट, जिसको अनिश्चित काल के लिए स्थगन या फिर सत्रावसान विघटन, ये लोकसभा के मामले में होता है, द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ घंटे, कुछ निश्चित समय, कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाती है सत्रावसान की, प्रोरोगेशन, ठीक है। सत्रावसान में क्या होता है? सत्र बैठक को, बल्कि सत्र को भी समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि 3 सेशन होते हैं साल भर में, तो 1 सेशन को ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी कार्रवाई राष्ट्रपति करता है और फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का मतलब सत्र का समाप्त होना है, ना कि विघटन, लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती। इसके अलावा कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। तो न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, तब जाके पार्लियामेंट का काम चलेगा। जैसे आज से शुरुआत होने वाली है, तो कितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो है आज का कामकाज चालू हो सके। तो प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। मतलब कि किसी काम को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा में 25 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। ये तो थे पार्लियामेंट के सेशन और इससे रिलेटेड जानकारी। अब न्यूज़ की तरफ देखें तो गवर्नमेंट ने लिस्ट कर दी है फार्मूला को रिपील करने के लिए, और आज की जो बैठक होने वाली है उसका मेन मुद्दा यही होने वाला है, कृषि कानूनों को वापस लेना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे स्किप्ड द कस्टमरी ऑल पार्टी मीटिंग कन्वेंड बाय द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। इन्होंने ये क्या काम करा था? ऑल पार्टी मीटिंग कन्वेंट करी थी, तो नरेंद्र मोदी ने इसको स्किप कर दिया है। एक दिन पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट विल टेक अप द रिपील ऑफ द 3 फार्मूलाज। एयर क्वालिटी इंडेक्स बार बार आते रहता है, खास करके दिल्ली की एयर जब पॉल्यूटेड होती है, तो खास करके ठंडी के दिनों में। AQI से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं, इनको हम देख लेते हैं। AQI को लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है, विथ आउटलाइन 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत में। बात करी जाती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ डेवलप्ड दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स in consultation with IIT Kanpur and air quality professionals and experts in an index for reporting air quality on a daily basis। तो हर दिन के हिसाब से एयर की गुणवत्ता को मापने के हिसाब से इसकी शुरुआत करी गई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसमें और लोग ने सहयोग दिया था IIT कानपुर, ठीक है, और इसमें शामिल थे कई सारे क्वालिटी प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट। बताया जा रहा है, इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स वंस हेल्थ विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। इसके अलावा ये मेज़र करता है कि प्रदूषण कैसे प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड।
इसके पर्पस की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि लोग जान सकें हाउ द लोकल एयर क्वालिटी इम्पैक्ट देयर हेल्थ। आठ इसमें मेजरमेंट चीज़ें हैं, आठ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिनका मेजरमेंट किया जाता है। उनके नाम हैं PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। एक बात यह है कि यहाँ पर CO2 नहीं शामिल किया गया, CO2 के बदले में CO शामिल किया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, 8 बातें हैं जो कि इसके द्वारा मेजर करी जाती हैं। जो PM2.5 रहते हैं, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकुलर मैटर लेस दैन 2.5 माइक्रोन इन ए डायामीटर। यदि ये कणों का डायमीटर आप देखोगे तो 2.5 माइक्रोन से भी कम इनका साइज रहता है। और PM10 जो रहते हैं वो बड़े साइज के कण रहते हैं, इनका साइज रहता है लेस दैन 10 माइक्रोन इन डायामीटर। अब हम इसके मेजरमेंट की बात करते हैं। हमारे देश में 500 पॉइंट का स्केल यूज़ किया जाता है। एवरी डे मॉनिटर्स रिकॉर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट। These raw measurements are converted into the separate AQI value for each pollutant। ठीक है, ओजोन, पार्टिकल पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूले डेवलप्ड बाय EPA। ये इसके नंबरिंग है, ये इसके कलर हैं, जैसे कि गुड ग्रीन कलर 0 से 50। इसके बाद आता है मॉडरेट 51 से 100, 101 से 200 पुअर, अनहेल्दी 201 से 300, सीवियर 301 से 400 और हैजार्डस 401 से लेकर के 500। गुड कैटेगरी में क्या है, बहुत ही कम इफेक्ट रहेगा वायु प्रदूषण का। सेटिस्फैक्ट्री 51 से 100, मे काज माइनर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज इन सेंसिटिव पीपल। अब जो लोग ऑलरेडी जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको प्रॉब्लम थोड़ी ये खड़ी कर सकता है इस कंडीशन में। 101 से 200 में क्या होता है, मे काज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज इन पीपल विद लंग डिसीज लाइक अस्थमा, डिस्कम्फर्ट टू पीपल विथ हार्ट डिसीज, चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स।